तो अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। किसके द्वारा? मौद्रिक नीति के द्वारा। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मौद्रिक नीति के द्वारा। हेडिंग डाल लीजिए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मौद्रिक नीति के द्वारा। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किसके द्वारा? मौद्रिक नीति के द्वारा। स्फीति, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? भारत का बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, केंद्र सरकार का बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया मुद्रास्फीति में जो सबसे दो कारण मैंने बताए थे, एक कारण था आपका मांग के आधार पे मुद्रास्फीति का बढ़ना, दूसरा कारण लागत के आधार पे मुद्रास्फीति का बढ़ना। तो बात यह है कि मांग कौन बढ़ाता है, इस पे किसका रोल होता है मांग बढ़ाने पे? तो मैंने आपको ये भी समझाने का प्रयास किया था कि जो मांग बढ़ाती है वो बाज़ार में यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, बाज़ार में पैसा ज़्यादा आ जाए लोगों के पास, तो मांग बढ़ जाती है, मांग जनरेट हो जाती है। ज़्यादा पैसा ज़्यादा मांग को, ज़्यादा मांग की वृद्धि करता है। लोगों के पास जितना पैसा हो जाएगा उतनी ज़्यादा मांग हो जाएगी, है ना। आपके जेब में ज़्यादा पैसा होगा, आप शांत बैठोगे क्या? है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खर्च करोगे और अच्छी चीज़ लेके आओगे, इम्प्रूव कराओगे। पता चला मोबाइल में पुराना टेम्पर ग्लास लगा था, उसे चेंज करा के नया लगवाओ, क्यों? स्क्रैचेज आ गए। कुछ खुरापात चलती रहेगी, महिलाओं के ऊपर तो अलग खुरापात चलती, चलो सोना ही खरीद लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे मांग जनरेट का काम मुद्रा करती है, ठीक है। और मांग को संतुलित करने का काम पूर्ति कर सकती है। यदि पूर्ति उसी एवज में हो जाए तो मांग संतुलित हो सकती है, उसी आवाज़ पे सरकार देती है, लेकिन पूर्ति का काम गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। गेहूं की मात्रा कम हो गई, सरकार गेहूं कम करेगी। सोना की मात्रा कम हो गई, सरकार इंपोर्ट करेगी। प्याज कम हो गया, प्याज सरकार लाएगी, है ना। टमाटर कम हो गया, टमाटर सरकार लाएगी। सब सरकार का काम है। लेकिन आरबीआई मुद्रा पे काम कर सकती है। यदि मुद्रा मार्केट में ज़्यादा है तो कैसे मुद्रा को मार्केट से कम कर दिया जाए ताकि ये मांग कम हो जाए, इस पे काम आरबीआई करता है, समझे। यहाँ पे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है, पूर्ति पे काम गवर्नमेंट कर सकती है। क्योंकि मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है, इसलिए आरबीआई किस तरीके से मुद्रास्फीति को मौद्रिक नीति के द्वारा नियंत्रित करता है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तरीका क्या है? तरीका कुछ टूल्स हैं, जिन टूल्स के द्वारा, देखो पहले मोटा मोटी समझो। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई बिजनेस करना है, व्यापार करना है, पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है, A to Z कुछ भी करना है। आपके पास एक साधन है, वो है या तो आपके पास पूंजी है तो आप इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। यदि पूंजी नहीं है तो आप लोन लेंगे, आप लोन की तरफ जाते। जैसे अभी घर के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए होती है तो आप सीधा लोन पे जाते हो, सीधा बिल्डर से कह दो फाइनेंस करा दो भाई। कार के लिए सीधा कह दो फाइनेंस करा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप फाइनेंस पे जाते हो, ठीक। तो यानी कि बैंक एक माध्यम है जहाँ से आप पैसा लेते हो और जहाँ पे आप पैसा जाके जमा करते हो। बैंक में जाके अपनी पूंजी जमा करते हो। तो बैंक में देखो, बैंक के पास दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके से बैंक के पास पैसा आता है। बैंक के पास दो तरीके के पैसे होते हैं। जैसे आप पैसा जमा करते हो तो बैंक के पास क्या होता है, लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। कैसी लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है? दो तरीके की लायबिलिटी। एक लायबिलिटी होती है डिमांड लायबिलिटीज़ और दूसरी होती है टाइम लायबिलिटीज़। डिमांड लायबिलिटीज़ में दो चीज़ें आती हैं, कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जानते होंगे। सेविंग अकाउंट में आज पैसा जमा किया आपने और तुरंत निकाल भी लिया, जब चाहिए एटीएम लगाया, पैसा निकाल लिया, जब गए निकासी वाला पत्र भरा, पैसा निकाल लिया। करंट अकाउंट में जब गए पैसा आपने डाला, निकाल लिया। तो ये होती है आपकी डिमांड लायबिलिटी। कभी भी आप इसकी डिमांड कर सकते हो। जो पैसा बैंक के पास देकर आए आप, तो आप क्या कर सकते हो, इस पैसे का कभी भी मांग सकते हो। मांग सकते हो बैंक से कि भाई मुझे पैसा वापस दो, और गए और लेके चले आए, बैंक मना नहीं करेगा आपको। दूसरी लायबिलिटी होती है टाइम लायबिलिटीज। एफडी और आरडी,
एफडी और आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरेंट डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरेंट डिपॉजिट ये आपके होते हैं टाइम लायबिलिटीज। एफडी 5 साल के लिए दुगना हो जाएगा। आरडी हर महीने आप पैसे देते हो आरडी पे, 500 रुपये की आरडी खुला ली, 10,000 रुपये की आरडी खुला ली, फिर एक समय बाद आरडी मैच्योर होती है, मैच्योरिटी के बाद पैसा निकलता है। तो ये आपकी क्या है, ये आपका है डिमांड लायबिलिटीज़, ये है आपकी टाइम लायबिलिटीज़। इसको बोलते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल अभी आगे 7 चीज़ें पढ़ाऊंगा। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ दोनों को जोड़ दीजिए तो बनता है इनसे एनडीटीएल। एक बैंक के पास टोटल एनडीटीएल बनता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। किसी बैंक के पास कितना है, ठीक, धीरे धीरे समझते जाइए। अब बैंक के पास जाए, पैसा दिए, बैंक ने पैसा लोन में घुमाना शुरू किया अपना, ठीक है, और लोन में पैसा बैंक उतना ही घुमाएगा जितना पैसा लोग चाहेंगे, और जितना उसके पास आएगा उसी हिसाब से लोन में पैसा घुमाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझते हैं हम, लोन आप कब लेना पसंद करेंगे? जब लोन सस्ता हो, ये भी होना चाहिए, नहीं तो आप सोचोगे कि 15% की मैं ब्याज दर भरूंगा, उस हिसाब से तो घर बहुत महंगा पड़ जाएगा। 20 लाख का फ्लैट 40 लाख का पड़ जाएगा भरते भरते, 5 साल में मुझे 7,000 8,000 की किस्त जा रही है मासिक, लेकिन आपको पता नहीं चलता। 20 लाख का फ्लैट नहीं होता आपका, फ्लैट की कीमत हो जाती है आपकी 40 लाख रुपए। यदि आप कभी भी जो मान लो लोन में आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, कभी यदि उसका पूरा ब्याज दर वगैरह जोड़ने लग जाओ तो आप कभी घर खरीद ही नहीं सकते, कभी आप कार खरीद ही नहीं सकते, ठीक है। बस किस्त है, आपको लगता है कि इतनी किस्त दे रहा हूँ, लेकिन उसमें कितनी ब्याज जुड़ी हुई है आपको नहीं पता। EMI जा रही है आपकी, बस जा रही है, 5 साल तक जाती जाएगी। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि 5 साल बाद आपका वो 20 लाख रुपए जो आप, उतनी महंगाई भी तो बढ़ गई। तो बैंक को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा बैंक को तब भी नहीं होता, लेकिन बैंक को मज़े का फ़ायदा हो जाता है। तो लोन में जो आप पैसा ले रहे होते हो तो वो आप तभी लेते हो जब लोन सस्ता होता है। लोन सस्ता हुआ, आपने तुरंत गए, तुरंत जा करके होम लोन ले लिया, गाड़ी पे लोन ले लिया, कोई भी चीज़ हो गया उस पर लोन ले लिया। यदि लोन महंगा हो जाए, इस पर ब्याज दर महंगी हो जाए, तो क्या आप जाओगे? जाओगे यदि बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो अपना आइडिया डिले कर दोगे। आईफोन अभी नहीं खरीदना, अभी एंड्रॉयड फ़ोन से काम चल रहा है। अन्यथा की स्थिति में पैसा आ जाए आपके पास, अब आपको एंड्रॉयड में मज़ा नहीं आ रहा, अब आप आईफोन लोगे, फाइनेंस करा लो, चलो कुछ नहीं फाइनेंस ही करा लेते हैं। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? अपने आइडिया को डिले कर दोगे। क्या कर दोगे? आइडिया को डिले कर दोगे। दिमाग में ये सब चीज़ें देखते जाओ, बहुत आसानी से मैं जोड़ने वाला हूँ पूरा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मौद्रिक नीति नियंत्रित होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए ब्याज दर सस्ती है, ब्याज दर सस्ती है, तो ब्याज दर सस्ती है यानी कि आपको लोन आसानी से, लोन लेने वाले ज़्यादा लोग आ जाएंगे मार्केट में, ज़्यादा लोग लोन लेंगे, यानी मार्केट में लोन के माध्यम से पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, गाड़ी, कुछ भी लेने आ जाएंगे मार्केट में, पैसा बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगा। और पैसा ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा पैसा क्या करेगा? मांग क्रिएट कर देगा। और जैसे ही मांग क्रिएट होगा वैसे ही क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी। भाई जब चीज़ें ज़्यादा किसी चीज़ की मांग होगी, उस एवज में पूर्ति नहीं होगी, तो क्या होगा? चीज़ें महंगी हो जाएगी। वही चीज़ जो 100 रुपये की मिल रही थी वही अब 120 की हो जाएगी, 140 की हो जाएगी, ठीक है। कभी भी बाज़ार में आप जाते हो तो बाज़ार में यदि सब्जी मार्केट में आप इंटर कर जाओ, तो सब्जी मार्केट में जाओगे तो जो बीच का पीक ईयर होता है, पीक जिसमें सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, माल बिल्कुल नया नया होता है तो माल महंगा मिलेगा। शाम को जाइए, बिल्कुल जब पूरी मार्केट खाली हो चुकी हो, आप हो और दुकानदार हो, तो बुला के 15-16 बुला के आपको दे देंगे, अरे पूरा 5 रुपये में भर ले जाओ, लेकिन माल भी वैसा ही मिलेगा, छटाया, ठीक है। लेकिन बात वही बराबर ही पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखो, जब जितनी मांग होगी उतना ज़्यादा रेट बढ़ता चला जाएगा किसी भी चीज़ का, ठीक। त्यौहार के टाइम पे यही होता है, चीज़ें महंगी हो जाती है, इसीलिए त्यौहार से पहले ख़रीद लेनी चाहिए। कपड़े खरीदना यदि ठंडी के तो अभी ख़रीद लीजिए। आप सोचे कि बिल्कुल भयंकर जब -2 डिग्री पे टेम्परेचर पे चला जाएगा, अब फिर जाके ब्लेज़र खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि ब्लेज़र वाले को भी पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो वो भी उसी रेट में देगा आपको, समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे समय के हिसाब से कहीं ना कहीं पे मांग और डिमांड, जैसे कि ऊनी वस्त्रों की कोई डिमांड नहीं है, जाएंगे औने पौने दाम पे भी दे देगा, सोचेगा पुराना माल फंसा हुआ ले जाए, यही थोड़ा घाटे में ही दे देगा कि चलो ले जाओ,
पिंड छूटे, रोज़ उठा के रखता हूँ, रोज़ अंदर बाहर अपने घर पे रख ले, पहनेगा तो ये भी नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मांग बहुत बड़ी चीज़ होती है, ध्यान रखना है। मार्केट में मांग ही सब कुछ है, जितनी मांग, और मांग किस कारण से? पैसे के कारण से। यदि पैसा नहीं तो कुछ नहीं, यदि पैसा नहीं है तो नून रोटी भी मज़ा आ रहा है, और पैसा है तो फिर 56 भोग भी मिल जाए, 5 स्टार होटल भी कम पड़ता है यदि पैसा है तो। समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी मांग बढ़ जाएगी, आपकी नीड बढ़ जाएगी, आपकी ज़रूरतें बढ़ जाएंगी, ठीक, समझ रहे हैं? अब क्या होता है, ये बैंक क्या करते हैं, चूँकि बैंकों के माध्यम से ही लोन लोगों के पास पहुंच रहा है, मार्केट में पैसा पहुंच रहा है, तो आरबीआई ने ऐसे कुछ टूल्स बना दिए हैं कि बैंक को अपना कुछ पैसा उन टूल्स में रखना पड़ता है, और आरबीआई को भी बहुत सारे माध्यमों से अपना पैसा लेना पड़ता है। वो टूल्स है जैसे कि आरबीआई को अपना पूरा पैसा, ये जो आपका एनडीटीएल बना, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडीआईडी का जो पैसा है, ये पूरा पैसा ये लोन में नहीं घुमाया जा सकता, कुछ पैसा आपको रखना पड़ेगा, कुछ पैसा आपको रखना पड़ेगा सीआरआर के रूप में, एसएलआर के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आरबीआई से लोन भी ले सकते हैं, बैंक रेट के रूप में, रेपो रेट के रूप में लोन ले सकते हैं। तो ये बताइए, जब इस बैंक को कहीं और से लोन महंगा मिले तो ये महंगे में लोन उठाएगा, इसको यदि कहीं से सस्ता लोन मिले तो सस्ते में लोन उठाएगा। समझ रहे हैं ना? कोई चीज़ मुझे महंगी मिलेगी तो मैं महंगा में बेचूंगा एक व्यापारी के रूप में, कोई चीज़ मुझे सस्ते में मिलेगी मैं भी सस्ता कर दूंगा। होता है ना, मार्केट में रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, कोई चीज़ अभी जाइए कुछ और रेट, कुछ अब बाद में जाइए कुछ और रेट, क्यों? रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक। अब हमारी चर्चा होगी कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में जो मौद्रिक नीति है, आरबीआई किस तरीके से उसे नियंत्रित करती है। इतनी कहानी समझ में आई कि कैसे मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है। अब करना कुछ नहीं है आरबीआई को, इस पैसे को किस तरह से घसीट लेना है मार्केट से। आरबीआई क्या कर ले, ये जो पैसा मार्केट में ज़्यादा आ गया है, जो मांग जनरेट कर रहा है, इस पैसे को वापस ले ले। तो उसके लिए कुछ टूल्स प्रयोग करती है। वो टूल्स क्या हैं आपके, वो टूल्स मैं सारे बताने जा रहा हूँ। तो लिखिए, पहले कुछ लिखिए, इसमें लिखिए मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। पहले हेडिंग डालिए मौद्रिक नीति या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, एक चीज़ और, यदि पैसा ज़्यादा होगा मार्केट में, पैसा ज़्यादा होगा, जो चीज़ ज़्यादा होगी, दिमाग में रखो, इसको बैठा लो, जो चीज़ ज़्यादा होगी उसका ज़्यादा मूल्य होगा कि नहीं होगा? पैसा ज़्यादा यानी पैसे का ज़्यादा मूल्य रहा ही नहीं, ज़्यादा मूल्य किसका हो गया? वस्तु का। पैसा कम हो जाए तो किसका मूल्य बढ़ जाएगा? पैसे का मूल्य बढ़ जाएगा। जो कम होगा उसी का मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे आप खुद सोचो, घर पे, परिवार पे, रिश्तेदारियों पे आप कहीं 1 साल बाद फ़ोन कीजिए, मूल्य बढ़ जाएगा उस फ़ोन का। फ़ोन आएगा तो अरे बड़े दिनों बाद, और कहीं रोज़ फ़ोन कीजिए 3 दिन बाद उठाना बंद कर देंगे, बोलेंगे खाली बैठे रहते तो सिर्फ इनको फ़ोन दिखता है। जो चीज़ कम होगी, जिससे जितना कम होगा उससे ज़्यादा उसका मूल्य बढ़ेगा। पैसा ज़्यादा है मार्केट में, इसलिए पैसे का मूल्य नहीं है, वस्तु का मूल्य बढ़ गया क्योंकि वस्तु कम है। और जब पैसा कम हो जाएगा, आरबीआई पैसे को अपने पास खींच लेगा तो पैसे का मूल्य बढ़ जाएगा, वस्तु का कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब आरबीआई के मुझे वो टूल्स आपको बताने रह गए हैं कि जिन टूल्स के माध्यम से पैसे को खींच लिया जाता है और जिस टूल्स के माध्यम से पैसे को छोड़ दिया जाता है। मान लो ऐसी स्थिति हो जाए कि महंगाई रहे ही ना, मंदी आ जाए, सस्ता हो जाए सब चीज़, तो आरबीआई क्या करता है? मार्केट में पैसा छोड़ देता है, लोन दर सब सस्ता कर देगा, जाओ उठाओ लोन, जाओ खरीदो गाड़ी। ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम कर जाता है, होम लोन सस्ता हो जाए, रियल इस्टेट सेक्टर बूम कर जाता है, लोग दिमाग लगाने लगते हैं चलो घर खरीद लेते हैं। होम लोन महंगा हो जाए तो लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि अरे अभी नहीं लेते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो आरबीआई के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आरबीआई को जब लगता है कि मार्केट में पैसा कम है तो पैसा छोड़ देता है, क्योंकि महंगाई नहीं है। जैसे ही पैसा छोड़ता है मांग बढ़ जाती है, महंगाई हो जाती है, और जब उसको लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, मार्केट से पैसा खींच लेता है। तो आरबीआई का काम क्या है? पैसा छोड़ना, पैसा खींचना। किसके माध्यम से? मौद्रिक नीति के माध्यम से, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से।
हर 2 महीने में ये नीति बनाई जाती है। हर ये 2 महीने में ये नीति बनाई जाती है। समझ रहे हैं कि मार्केट से पैसा खींचना है कि मार्केट से पैसा छोड़ना है। आरबीआई को अपने पास पैसा मंगाना है कि आरबीआई को लोगों तक पैसा पहुंचाना है। तो आरबीआई उसके लिए हर 2 महीने में एक पॉलिसी बनाता है जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं आसान भाषा में। यानी कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने का काम मौद्रिक नीति करती है। क्लियर? बहुत आसान भाषा में। इसको यदि नहीं समझ में आ रहा हो समझ लो। देखो, इकोनॉमी का कोर टॉपिक है ये मौद्रिक नीति। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने का काम मौद्रिक नीति करती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है नहीं? तो लिखो, फिर छापो, लिखो यह नीति, मौद्रिक नीति लिख रहे हैं आप। यह नीति बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के साथ ही, यह नीति बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के साथ ही यह तय करती है कि आरबीआई किस दर से बैंकों को कर्ज देगा या फिर किस दर पर उन बैंकों से पैसा वापस लेगा, या फिर किस दर से उन बैंकों से पैसा वापस लेगा, किस दर से देगा या किस दर से लेगा, है ना? अच्छा, मुझे अब बताइए, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा लाई जाती है, लेकिन आरबीआई मौद्रिक नीति के लिए एक कमेटी बना दी गई है। रिजर्व बैंक इंडिया के अंदर ही एक कमेटी होती है, मौद्रिक नीति के आधार पर एक कमेटी बनाई गई। लेकिन एक सिफारिश करता है केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड सिफारिश करता है आरबीआई से कि आप मौद्रिक नीति लाइए। ठीक है, उस नीति के उस सिफारिश के आधार पे ही मौद्रिक नीति लाई जाती है। तो इसको भी लिख लीजिए। आरबीआई समय समय पर अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मौद्रिक नीति को तय करता है। अपने केंद्रीय बोर्ड के सिफारिशों के आधार पर मौद्रिक नीति को तय करता है। केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मौद्रिक नीति को तय करता है। आर्थिक विभागों से सलाह मशवरा भी करता है। समय समय पर भारत सरकार के आर्थिक विभागों से सलाह मशवरा भी करता है। समय समय पर भारत सरकार के आर्थिक विभागों से सलाह मशवरा भी करता है, परंतु मौद्रिक नीति की दरें क्या होगी, अंतिम निर्णय आरबीआई द्वारा ही लिया जाता है। समय समय पर भारत सरकार के आर्थिक विभागों से सलाह मशवरा करता है, परंतु मौद्रिक नीति की प्रमुख दरें क्या होंगी, अंतिम निर्णय आरबीआई द्वारा ही लिया जाता है। अंतिम निर्णय कौन लेता है? आरबीआई। कहाँ पे रह गए? मौद्रिक नीति की प्रमुख दरें क्या होगी, अंतिम निर्णय आरबीआई द्वारा लिया जाता है। क्लियर? सारा मतलब मेन पावर किसके पास है मौद्रिक नीति तय करने पर? बीच में आप लोगों ने देखा होगा अरुण जेटली बेचारे बोलते रहे मौद्रिक नीति कम करिए, मौद्रिक नीति कम कीजिए, रघुराम राजन बोलते रहिए। जगह जगह पर जाकर के वित्त मंत्री कहते थे आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति कम करनी चाहिए। भारत सरकार को क्या चाहिए? भारत सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी लोगों के पास पैसा पहुँचे, मार्केट में ज़्यादा निवेश हो। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन आरबीआई की अपनी पॉलिसी है। आरबीआई क्या सोच रहा है? रघुराम राजन एक बड़े दृष्टिकोण के
गवर्नर बनकर आए भारत में, और उनका मानना था कि मार्केट स्टेबल बने, मार्केट स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आज ही पीक में आज ही इतना पैसा लोगों के पास पहुंच जाए कि आज ही मार्केट जो है, अस्थिरता नहीं रहनी चाहिए। जब मार्केट में अस्थिरता होती है तो निवेशक एक बार निवेश करने में सोचता है। उतार चढ़ाव यदि मार्केट में ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टर एक बार सोचेगा। आप खुद सोचो, कोई चीज़ आपको, जैसे सोना है, सोना आपको लेना है, निवेश कर रहे हो आप सोने में, तो आप देखो यदि सोना रोज़ फ्लक्चुएट हो, आज 34,000 का, कल 33,000 का, फिर 32,000 का, फिर 35,000 का, क्या करोगे आप? रुक लोगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे, दिमाग नहीं घूमेगा, कुछ दिन के लिए रुक जाओगे, आइडिया पोस्टपोन कर दोगे। आदमी कब खरीदता है सोना? जब स्टेबल चल रहा होता है, सस्ता नहीं। सस्ता का मतलब क्या है आपका? 32,000 का सोना सस्ता है? जब स्टेबल चल रहा हो, ना ज़्यादा घट रहा हो ना बढ़ रहा हो, लोगों का दिमाग नहीं खराब होता उससे। लोगों को ये कि हाँ चलो सब बढ़िया चल रहा है, मार्केट में उतार चढ़ाव नहीं है। जब मार्केट अस्थिर होती है तो लोगों को समझ में नहीं आता चीज़ें, समझ रहे हैं? तो मार्केट में स्थिरता हो, रघुराम राजन ये चाहते थे, लेकिन अरुण जेटली को रोज़ रात में नींद नहीं आती थी। आरबीआई मौद्रिक नीति नहीं घटा बढ़ा रहा, हर जगह जाते थे, रघुराम जी बोलते रहिए वित्त मंत्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, आरबीआई के पास अंतिम डिसीजन लेने की पावर है, आरबीआई को मैनिपुलेट नहीं कर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आरबीआई एक स्वायत्त संस्थान नहीं है। आरबीआई एक स्वायत्त संस्थान नहीं है। आरबीआई सरकार के अंतर्गत है, गवर्नमेंट के अंतर्गत है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत कार्य कर रही है, ठीक है। आरबीआई एक स्वायत्त, जैसे कि कहेंगे स्वायत्त संस्थान है, निर्वाचन एक स्वायत्त संस्थान है, यूपीएससी स्वायत्त संस्थान है, लेकिन आरबीआई स्वायत्त संस्थान नहीं, दिमाग में बैठा लेना। सरकार के अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में है आरबीआई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ें, हाँ चलो। कुछ इतिहास, मौद्रिक नीति कैसे, कौन कौन से गवर्नर आए, तो कुछ मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, शायद कभी क्वेश्चन बन जाए तो अच्छी बात। लिखिए आगे, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आगे 1, 2, 3 करके लिख लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट। 1990 के दशक के मध्य तक 1990 के दशक के मध्य तक आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा वर्ष में केवल 2 बार करता था, यानी 6 महीने में 1 बार। ये भी बन गया था भारतीय संसद कि 6 महीने में 1 बार बैठक हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो ठीक। 1990 के दशक के मध्य तक आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा वर्ष में केवल 2 बार करता था, बस, ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे। अब कितनी बार होती है? हाँ, महीने में 2 बार? हाँ, अब सही है, 2 महीने में 1 बार, यानी कि साल भर में 6 बार, है ना। इसके बाद नेक्स्ट डालिए, वर्ष 1997 में। अच्छा बताओ, कोई 1997 में गवर्नर जनरल कौन था? बहुत फेमस गवर्नर जनरल, आप लोगों ने उनकी नोटें यूज की होंगी। सुपर राय अभी बने हैं। कब बने थे? अभी, कल ही परसों तो बने थे। हाँ, बिमल जालान, नाम सुना होगा बिमल जालान का। देखिए 1997 में गवर्नर जनरल बने बिमल जालान ने। तिमाही मौद्रिक नीति, यानी 90 दिन में 1 बार मौद्रिक नीति, तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा परंपरा शुरू की। एक बार और, वर्ष 1997 में। आपके लिए तो एक बार करके यहाँ लगातार बोलना पड़ रहा है। वैसे 1-2 बार तो मैं अपने मन से बोल देता हूँ, 1-2 बार आप लोगों के मन से बोलने लगा ना, बच्चा बोलते बोलते मैं ख़त्म हो गया। लिखिए मौद्रिक नीति वर्ष 1997 में। आप लोग तो बोलना चाहिए कि सर जी अब मत बोलो, लगातार 2 घंटे 3 घंटे बोलने में हालत ख़राब हो जाती है। 2-3 घंटा इधर, फिर उधर जाके बैठते हैं, 3-4 घंटे उधर बुलवाते हैं। वो अपना शांत होकर लिख रहे हैं बस। लिखिए मौद्रिक नीति वर्ष 1997 में बने बिमल जालान ने तिमाही मौद्रिक नीति, यानी 90 दिन में समीक्षा की परंपरा शुरू की। ऑनलाइन वाले चाहते हैं उनसे बोलो, किससे बोलो, पता चल मैं बोलते ही बोलते ख़त्म हो गया। कभी आप लोगों को अगले दिन सुबह खबर आई कि आज़ाद सर ना रहे, ज़्यादा बोलने के कारण से आवाज़ चली गई।
फिर आके मैं यहाँ पे बैठा हूँ शांत गुंग, ठीक है। उस दिन कुछ नहीं होगा, कंडोलेंस बना के चले जाओगे, इसलिए मुझसे ज़्यादा बुलवाओ नहीं, जितना ज़रूरी है उतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आगे, अगल बगल देख लिया कीजिए। अगले बगल वो भी संकट में होते हैं, वो आपके चक्कर में रहते हैं कि इनका नहीं लिखा। सब एक मजबूत आदमी के साथ बैठिए जिसका स्पीड हो तेज। कुछ दिन बाद से मैं एक पुराना स्टूडेंट एक नया स्टूडेंट ऐसे करके बैठाएंगे। पुराने वाले के नहीं छूटेंगे, कल के दिन आप अभी बहुत मजबूत बन जाओगे, किसी के हाथों का सहारा बनोगे आप, ठीक है। जिसका छूटेगा उसे दिखाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2003 में गवर्नर जनरल बने वाई.बी. रेड्डी ने वाई.बी. रेड्डी ने 45 दिन में मौद्रिक स्फीति की समीक्षा करने की परंपरा शुरू की। इन्हें बहुत काम करने का मन था। 45 दिन में मौद्रिक नीति की समीक्षा करने की परंपरा शुरू की। फिर रघुराम जी आ गए अपने। रघुराम जी ने क्या कर दिया, क्या किया, मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति से संबंधित एक कमेटी बना दी। किसकी अध्यक्षता में, उर्जित पटेल कमेटी बना दी। उर्जित पटेल अभी वर्तमान गवर्नर हैं। उर्जित पटेल उस समय डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। उप गवर्नर राज्यपाल नहीं बोलेंगे, है ना, राज्यपाल शब्द यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो डिप्टी गवर्नर थे उस समय उर्जित पटेल, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उसने बहुत सारी रिकमेंडेशन की कि मौद्रिक नीति में, क्योंकि मौद्रिक नीति बना तो रहे थे ये लोग लेकिन वो कारगर नहीं हो रही थी। उसको कारगर बनाने के लिए कि तुरंत महंगाई कम हो, ज़्यादा हो, जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए उसका, बैंक तुरंत उसको प्रभावी तरीके से ब्याज दरें कम करे, घटाए। अब पता चला इन्होंने तो चेंज कर दिया लेकिन बैंक कुछ चेंज नहीं करे, सनक नहीं रहे बैंक, उनका धंधा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो उस मामले में क्या करेगी, उन सब चीज़ों को लेकर के एक कमेटी बना दी गई, उर्जित पटेल कमेटी। उसने रिकमेंडेशन की कि 45 दिन बहुत जल्दी है, 60 दिन में कीजिए, ठीक है। 2 महीने में एक बार लाइए मौद्रिक नीति, हर 2 महीने बाद मौद्रिक नीति लाइए। देखो आरबीआई की मौद्रिक नीति बार बार बदलने से भी बहुत दिक्कत होती है, मार्केट में अस्थिरता आती है, बैंकों के साथ दिक्कत होती है, बेचारे अभी कुछ रख रहे हैं बाद में कुछ और रख रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी मार्केट में अस्थिरता आती है। मार्केट की मांग और आपूर्ति वही तो करना है, वही तो इन्हें नियंत्रित करना है। तो कहीं ना कहीं पे बोला गया उर्जित पटेल के द्वारा 60 दिन में आप मौद्रिक नीति को कीजिए, तो बदल गया। लिख लीजिए नेक्स्ट। वर्ष 2013 में गवर्नर बने रघुराम राजन ने, वर्ष 2013 में गवर्नर बने रघुराम राजन ने डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की सिफारिश पर, डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की सिफारिश पर 1 अप्रैल 2014 को पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति, पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति, द्विमासिक मतलब 60 दिन, 1 अप्रैल 2014 को पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की परंपरा शुरू की। उर्जित पटेल ने ही रिकमेंड किया था कि केवल गवर्नर भर के पास अधिकार नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का अधिकार, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। उर्जित पटेल ने कहा कि एक कमेटी होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, एमपीसी होनी चाहिए, उसके द्वारा बताया जाए, उसके द्वारा बनाया जाए, जिसका अध्यक्ष गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मौद्रिक नीति कौन बनाता है, उर्जित पटेल बनाते हैं, एमपीसी बनाती है, मौद्रिक नीति कमेटी बनाती है। लिख लीजिए। वर्तमान में मौद्रिक नीति की नीतिगत दरों को, वर्तमान में मौद्रिक नीति की नीतिगत दरों का निर्धारण, मौद्रिक नीति की नीतिगत दरों का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा किया जाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपका, थोड़ी सी जो नोट की जानकारी मुझे लिखवानी थी वो लिख गई, ठीक है।
अब मैं आगे जो चर्चा कराऊंगा, मौद्रिक नीति कैसे नियंत्रित की जाती है, मुद्रास्फीति को क्या क्या टूल्स है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, और किस तरीके से किसको घटाने बढ़ाने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा, वो भी लिखवाता जाऊंगा। ठीक है। नगद CRR क्या है, नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इसके बाद SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें आगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक, अभी तक यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं।